मेरी आज की ये स्टोरी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। इनफैक्ट आप भी जब इसको देखेंगे तो आप कहेंगे विकी तू किसी फिल्म की स्टोरी बता रहा है, बट नहीं। इन लोगों ने जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था, इन्होंने भी वहाँ आस पड़ोस में लोगों को, अपने यारे प्यारों को बताया था कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। एंड उन लोगों ने भी उनको बस यही कह दिया कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो किसी फिल्म की कहानी है। लेकिन वो सभी लोग गलत थे, क्योंकि जो ये लोग बोल रहे थे इनके साथ एक्चुअल में वो सब कुछ हो रहा था। एंड इसका रिजल्ट सच में बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाला था। मैं स्टोरी कवर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लास्ट में जो एंडिंग ट्विस्ट इसमें आपको मिलेगा, आप भी उसके ऊपर यकीन नहीं कर पाएंगे। मज़ा आ जाएगा सुनकर। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे बात करनी है पिछली वीडियो के रिगार्डिंग। मैंने उसमें कुछ आपको टिप्पणियां की थी, मेरे विचार जो है उसके ऊपर प्रकट किए थे मैंने, कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर के ऊपर, उसके लिए मुझे पता था इसके ऊपर मुझे भयंकर गालियाँ मिलेंगी। बढ़िया बढ़िया कमेंट्स मैंने देखे। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं मिला देखने का, लेकिन फिर भी जो ऊपर से मैंने देखे थे मुझे समझ आ चुका था विक्की तो बिक गया, विक्की तो अंधभक्त है, विक्की गोदी मीडिया। कितने पैसे मिले? हाँ भाई, इतने पैसे मिल गए कि फोर्ब्स वाले मेरा आधार कार्ड लेकर गए हैं लिस्ट में नाम डालने के लिए। लेकिन यार खुद समझ कर देखो, हर कोई पैसे के लिए काम नहीं करता। कुछ अपने विचार भी होते हैं, अगर वो नहीं रख सकता तो फिर कैसी डेमोक्रेसी? फिर उस चीज़ का क्या मतलब है कि कोई अपने विचार ही ना रख पाए? देखो, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये मान रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ मुझे गाली देने से, या फिर और भी जो लोग हैं उन सबको गाली देने से, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है तो अच्छी बात है, दे दो गाली। मैं खुद चाहता हूँ मोदी उसको लात मार के बाहर निकाले। नहीं चाहिए ऐसा कोई शिक्षा मंत्री, नहीं चाहिए भाई, कोई ढंग का वहां पर लाकर बिठाओ। लेकिन नहीं करेंगे वो, क्योंकि सरकार ये सब कुछ सुनने वाली नहीं है। मैं यही तो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप मुझे कोई बात नहीं, टाइम रहते आपको भी ये चीज समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, मुझे दिक्कत है वहां पर बैठे हुए लोगों से जंतर मंत्र पर। सोनम सर वहां पर बैठे हुए हैं, इतने दिनों से भूखे प्यासे बैठे हैं, उस चीज का दुख सबको है, मुझे भी है। लेकिन उससे ज़्यादा दुख ये है कि उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है, उनसे कोई अभी तक डायलॉग डिस्कशन नहीं हुए, जो कि हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन उनसे अभी तक नहीं हुआ। ये सच में बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इसका मेन रीज़न बताऊँ आपको क्या है? सोनम सर अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, वो सही चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो फेस उन्होंने चूज़ किए ना आसपास अपने, वो फेसेस गलत हैं। मुझे उन लोगों से दिक्कत है, क्योंकि वो सिर्फ एक टाइप की ऑडियंस को अपने साथ लेकर जाना चाह रहे हैं। प्रोटेस्ट शुरू हुआ था एजुकेशन के ऊपर, कि हाँ एजुकेशन ही हमारा मेन मुद्दा रहेगा, और अब वहां पर एजुकेशन को छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है। यही तो मेन दिक्कत है। अरे यार, सिर्फ सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को भी तो ठीक करो पहले, कि तुम वहां पर अगर कोई आए तो सभी एक साथ मिलकर एक आवाज में अपनी राय रख सकें, अपने नारे लगा सके। लेकिन नहीं, वहां कोई अलग नारे लगा रहा है, कोई किसी मुद्दे को लेकर बैठा हुआ है। सबसे बड़ी तो वहां पर धर्मों को टारगेट किया जा रहा है, कोई हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, कोई मुस्लिमों को टारगेट कर। अरे यार, एजुकेशन नहीं देखती ये चीज। मैंने पहले भी यही वीडियो में ये बोलना चाहा था कि एजुकेशन इन चीजों को नहीं देखती। एजुकेशन की छाती के ऊपर पैर रखकर अपनी दुकान कब तक चला लेंगे ये लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर सिर्फ एजुकेशन ही मुद्दा था तो वहां और किसी चीज की बात नहीं होनी चाहिए थी, तभी लोग तुमको सीरियस लेते, मेरे जैसे लोग सीरियस लेते। इन्फ्लुएंसर जो हैं, मैं तो कहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा सा हूं, मैं तो कुछ भी ना के बराबर हूं। लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं, या फिर जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो तुमको सीरियसली लेते, वो भी तुमको सपोर्ट करते। इससे सरकार के ऊपर दबाव पड़ता। लेकिन क्या तुम सिर्फ एक साइड होकर कोने में बैठ गए? कोई भी सोशल मीडिया की यूनिटी आपके साथ नहीं आई। इस चीज़ का बुरा लगता है, और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि वहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ एजुकेशन को छोड़कर बाकी हर मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं, और जो वो करना चाह रहे हैं वो सारा कुछ गलत है, सिर्फ एजुकेशन को छोड़कर। मुझे पर्सनली ये लगता है, बाकी आपकी राय कुछ भी हो सकती है। मैं भी ये चाहता हूँ कि महंगाई कम हो, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये जो एथनॉल वाला प्रोग्राम चल रहा है, जो कांड किया सरकार ने, ये बिल्कुल गलत है। मैं भी ये कहता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी खामियां हैं जो ठीक की जानी चाहिए, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। वरना तो ऐसा ही कोई और आकर मिनिस्टर यहाँ बैठ जाएगा, फिर भी पेपर लीक हो गए तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तब दोबारा से फिर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। ऐसे नहीं, सिस्टम को बदलो तरीके से। उन लोगों के अंदर डर होना चाहिए प्रशासन का, जो ऐसा घिनौना काम करते हैं, जो लाखों बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, कि कड़ी से कड़ी इसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। उनको सजा दो भाई, क्यों नहीं दे रहे अभी तक? मैं भी खुद ये बोलता हूँ बात, लेकिन तरीके से बोलो ना। हम तो खुद कहते हैं तुम्हारे साथ मिलकर हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन पहले उस लायक तो बनो कि हमको अपने पास बिठा पाओ। नहीं बिठा सकते, क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ही अलग है, नहीं होगा पॉसिबल। फिर बाकी तुम्हारी मर्जी है। खैर, इस वीडियो के ऊपर भी मैं अगेन 20,000 लाइक्स का टारगेट एम कर रहा हूँ। अगर आप कर देंगे तो शायद कोई ना कोई तो इस्तीफा दे देगा। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन।
मेरी इस स्टोरी को समझने के लिए हमें इंग्लैंड के पॉटन में जाना पड़ेगा और दिन था 30 मार्च 1984 का, जब 36 साल का ग्रैहम नाम का एक बंदा अपने इस हॉटन जो है ना, ये एक गांव टाइप का इलाका है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े फार्म बने हुए हैं, बहुत सारे खेत हैं, उन खेतों के बीच में ही लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। सो एक ग्रैहम, इसका भी खेतों में घर, एंड इसने घर के बाहर अपने एक बहुत बड़ा फार्म भी खोल रखा जिसके अंदर उसने बहुत सारे पशु, गाय भैंस वगैरह पाले हुए थे। दोपहर के टाइम पर ग्रैहम अपने घर से निकला जिसके हाथ में बड़ी सारी बाल्टी थी, एंड इस बाल्टी के अंदर उसने कुछ चारा भरा हुआ था जो कि अब वो जानवरों को खिलाने के लिए जा रहा था। सो फार्म में पहुंचकर वो बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो चुका था क्योंकि वो पिछले बहुत लंबे टाइम से ये काम कर रहा था एंड उसको ये काम बिल्कुल भी नहीं पसंद। असल में 5 सालों पहले ग्रैहम के पिता, उनकी डेथ हो चुकी थी एंड इस बात से ग्रैहम बहुत ज़्यादा अपसेट था कि उसके पिता ने कोई और काम अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं किया आज तक। उसको ये फार्म वगैरह शुरू से ही नहीं पसंद था, इसलिए वो अपने पिता को बहुत बार पहले भी कहता आया था कि ये फार्म वगैरह छोड़कर कोई और काम धंधा शुरू कर लेते हैं, बट उसके पिता ने नहीं किया। एंड जब उसके पिता की मौत हुई उसके बाद विरासत के तौर पर ये फार्म ग्रैहम को मिला। अब हम कोई भी काम बिना मन से करें तो वो ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल होता नहीं, और ऐसा ही बिल्कुल ग्रैहम के साथ भी हो रहा था। बेशक वो 5 सालों से काम तो करता आया था, लेकिन काम वही मन मार कर करना, खुशी से ना करना, उसको एंजॉय ना करना। ग्रैहम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था इन सब चीज़ों से, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ रहा था। एंड 5 सालों तक जो उसने काम किया था, इस वजह से उसके फार्म की रेपुटेशन पूरे इलाके में इतनी ज़्यादा गिर गई। जहां उनकी सेल पहले 5 साल पहले बहुत ज़्यादा थी, वहां गिरती 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 20% भी नहीं बची थी। इनफैक्ट उसमें से बहुत सारे जानवर उसने बेच खाए। बट ग्रैहम के लिए फार्म चलाना मजबूरी भी था क्योंकि उसके पास और कोई काम धंधा नहीं करने के लिए। मजबूरन उसको अपनी डेली रूटीन बनानी पड़ी। हंस कर करे, रो कर करे, काम तो ये करना ही था, लेकिन जो प्रॉफिट्स आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे। अब जहां पहले उसको अच्छा खासा माल मिल रहा था इस फार्म से, अब वो सब कुछ नहीं था, जिससे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग ये सब कुछ उसके लिए बन चुका था। स्टार्टिंग से ही अपने पिता को इस तरीके से देखते हुए कि सुबह जल्दी उठना एंड जानवरों के गोबर को उठाना, वहाँ जाकर उनका मलमूत्र साफ करना, वहाँ से दूध वगैरह निकालना, चारा खिलाना उनको, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा उसको इरिटेटिंग सा लग रहा था। वो होता है ना कि छी 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 ये क्या कर रहा है, ऐसा कुछ टाइप का एक ग्रैहम था। लेकिन फिर भी फैमिली और रिश्तेदारों के प्रेशर में आकर ग्रैहम को ये फार्म मिला। अब मिला था तो इसको चलाना भी था। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रैहम की आसपास के अपने पड़ोसियों से भी नहीं बनती। जो भी उसके 2 बराबर में पड़ोसी थे उनके साथ भी उसकी अच्छी खासी लड़ाइयाँ चल रही थी बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि जैसे उसके पिता मरे उसने अपने प्रॉपर्टी की पैमाइश करवाई थी कि उनकी प्रॉपर्टी एक्चुअल कितने एरिया में है। सो कहीं ना कहीं या तो उसकी प्रॉपर्टी पड़ोसी वाले में निकल रही थी या फिर पड़ोसी की प्रॉपर्टी उसके प्रॉपर्टी में निकल रही थी। तो इनकी जो प्रॉपर्टी लाइंस बनी हुई थी, जो फेंसिंग की हुई थी, उसके ऊपर भी दोनों पड़ोसियों से उसकी नहीं बन रही एंड बहुत लंबे टाइम से उनके केस भी चल रहे थे। सो अब आप बस इमेजिन करके देखिए, कॉन्स्टेंटली उस ट्रैप के अंदर रहना कि हाँ वो फंस चुका है, आस पड़ोसियों से नहीं बन रही, फार्म उसको नहीं चलाना, मन मार के वो काम कर रहा है। लेकिन आज 30 मार्च 1984 के दोपहर को जब वो अपने हाथ में बाल्टी लेकर निकला, वही चारा डालते हुए वो बाल्टी से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। एंड बढ़ते बढ़ते वो अपनी फार्म की पिछले वाली बाउंड्री तक आ चुका था जहां उसकी वो फेंसिंग बनी हुई थी। एंड उस फेंसिंग पर आज उसको कुछ अजीब दिख रहा था। दूर से उसने देखा कि इस फेंसिंग के ऊपर एक सिर टंगा हुआ है, एक लाश में से काटकर सिर टांगा हुआ है। ये धीरे धीरे चलता चलता उस सिर के पास गया और एक्चुअल में वो सिर एक जानवर का था। एक बकरी का सिर किसी ने काट कर उस फेंस के ऊपर टांगा हुआ था। एंड जैसे उसने पास जाकर देखा तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, मतलब साफ था कि किसी ने जानबूझकर ये बकरी का सिर काट कर, जिंदा बकरी का सिर काट कर, उसमें से कोई खाल वगैरह भी नहीं निकाली, कुछ भी नहीं किया। वो खून अभी भी टपक रहा था। ताज़ा तरीन बकरी का सिर काट कर उसकी फेंस के ऊपर टांगा गया था। एंड इतना ही नहीं, उसके बराबर में एक लेटर भी था जो उस फेंस के ऊपर चिपका हुआ था। सो जैसे ही ग्रैहम ने वो लेटर और ये सिर देखा, वो तुरंत भागकर उसके पास गया एंड अपनी बाल्टी साइड में रख के वो लेटर उसने निकाला। लेटर खोलकर उसमें पढ़ा एंड उसको पढ़कर वो बेशक फ्रस्ट्रेटेड भी था, बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ था, लेकिन ये उसके लिए पहली बार नहीं था। असल में उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था यू नेक्स्ट, मतलब कि अगली बारी तुम्हारी है। ये लेटर्स उसको पहली बार नहीं मिले थे क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से उसको ऐसे ही डेथ थ्रेट्स आ रहे थे। कोई था जो उसके इस फार्म के अंदर अननोन ये लेटर्स कहीं छोड़ कर जाता, कभी फेंक जाता, कभी पोस्टमैन के हाथों वो लेटर्स उसके पास भिजवा रहा था। और आज नई बात सिर्फ ये थी कि आज उसको एक बकरी का सिर भी टंगा हुआ साथ में मिला। वैसे आमतौर पर हमेशा ये लेटर्स ही उसके पास आते। कोई अननोन बंदा था जो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था, जो उसको या उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। उससे पूरा परिवार पहले ही
फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन आज ये सिर मिला था उससे और ज़्यादा डर बैठ चुका था। जब पहले वाले लेटर्स आए थे उस टाइम पर ग्रैहम और उसकी पत्नी इतने ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे कि उन्होंने तुरंत भागकर पुलिस स्टेशन का सहारा लिया। पुलिस वालों को जाकर वो लेटर्स दिखाए। पुलिस वालों ने इस फार्म के ऊपर आकर तहकीकात भी करी, अच्छे से हर चीज़ छानी, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। तब उन्होंने ग्रैहम और उसकी पत्नी से पूछा कि क्या कोई है इस गाँव में जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हो। अब यूँ नहीं कि बहुत छोटा सा गाँव है, ज़्यादा लोग इसके अंदर नहीं रहते, हर कोई एक दूसरे को जानता है। बट इस टाइम पर बेशक ग्रैहम की लड़ाई चल रही थी अपने आस पड़ोसियों से, लेकिन उसने कोई नाम नहीं लिया किसी का भी कि नहीं मेरे को कोई भी परेशान नहीं कर रहा। उसने जस्ट क्लियरली यही कहा, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता जो मुझे इतना परेशान कर सकता हो या फिर मेरी जान के पीछे पड़ा हो या फिर मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता हो। पुलिस वालों ने यह बात सुनकर उसकी कंप्लेंट तो रजिस्टर कर ली, लेकिन आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। वो एक ठंडे बस्ते में जा चुका था केस। एंड आज 30 मार्च 1984 यानी कि 1984 के दिन जब ये सामने से लेटर पढ़ रहा था एंड हेड उसके सामने वो टंगा हुआ था, एक बकरे का कटा हुआ सिर उसके सामने टंगा हुआ था, तब ये क्लियर एस्केलेशन था इन सब चीजों के अंदर। जहां पहले सिर्फ लेटर्स आ रहे थे वहां आज एक खून से सना हुआ सिर भी टंगा है। मतलब कोई है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। ग्रैहम ने वो सर उस फेंस से उतारा, अपनी बाल्टी में रखा, नोट अपने पास लिया एंड अपने घर गया ताकि वो पुलिस वालों को वापस दोबारा से यहाँ बुला सके और दिखा सके कि कैसे सब कुछ एस्केलेट हो रहा है। 10 दिन बीत चुके थे। 9 अप्रैल 1984 का दिन आ चुका था। 10 दिनों पहले ग्रैहम ने पुलिस वालों को सूचना दी थी कि ये यहाँ पर खून से सना हुआ सिर मिला है, लेटर मिला है। पुलिस वालों ने कहा था कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन 10 दिनों से पुलिस वालों ने ना कोई इन्वेस्टिगेशन करी, ना ही किसी से पूछताछ करी, ना ही ग्रैहम को कुछ अपडेट किया। बट आज 9 अप्रैल के दिन सुबह सुबह ग्रैहम अपने साथ वही एक बाल्टी लेकर, लेकिन खाली बाल्टी, अपने पशुओं के पास गया ताकि वो उनका दूध निकाल सके, धार निकाल सके। अब क्योंकि पिछले 10 दिनों से सब कुछ शांत था, सो धार निकालते निकालते ग्रैहम को लग रहा था कि हो सकता है जो भी हमें वो लेटर्स भेज रहा था वो यहाँ से चला गया हो, अब हम सेफ हों, अब हमें कोई धमकी नहीं देगा, अब हमारे ऊपर कोई जानलेवा हमला नहीं करेगा, हमारी रूटीन बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। उसकी पत्नी मार्केट गई हुई है सामान लेने के लिए, उसके बच्चे स्कूल गए हुए हैं अपने नॉर्मल रूटीन की तरह, और वो खुद धार निकाल रहा है। अब सब कुछ ठीक है। ग्रैहम ने अपने पास में रखा हुआ रेडियो ऑन किया, उसको फुल वॉल्यूम पर किया एंड जोर जोर से गाने सुनते सुनते धार निकालने लगा। एंड तभी 10-15 मिनटों बाद वो इतना ज़्यादा डूब चुका था इन गानों के अंदर एंड बहुत ज़्यादा जो शोर कर रहे थे सभी पशुओं, उन सब की आवाज़ों में उसका ध्यान सिर्फ धार निकालने के ऊपर था। एंड तभी उसने नोटिस किया कि पीछे से किसी ने उसके फार्म का दरवाजा खोला है एंड उसमें से 2 आदमी भागते हुए अंदर आ रहे हैं। ग्रैहम ने पीछे घूमकर देखा, दोनों आदमियों को बहुत ही डरी हुई हालत के अंदर उसकी तरफ आते हुए देखा। दोनों उसको बार बार अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे थे। ग्रैहम वहां से खड़ा हुआ, उसने धार वाली बाल्टी साइड में रखी, पूछने लगा कि हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है, क्या हुआ। उन दोनों ने कहा कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा क्योंकि तुम्हारी पत्नी मार्गरेट वो एक बहुत ही बुरे एक्सीडेंट से अभी अभी आहत हुई है, सो तुम फटाफट से चलकर उसको संभालो। ग्रैहम ने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरी पत्नी तो मार्केट गई हुई है और वो कभी भी आने वाली है, कहां तुमने उसे देखा। तब दोनों लोकल्स ने बताया कि तुम्हारे घर के जस्ट पास में ही, तुम फटाफट आओ तो सही। ग्रैहम फटाफट उनके साथ गया, अपने फार्म से बाहर निकलकर बराबर में जो उसका घर था उस घर के ड्राइववे में गया जहां वो आमतौर पर अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। सो ड्राइववे में जाकर उसने देखा कि बाहर मेन रोड पर जो ड्राइववे उसका कटता है, जो उसके घर का रोड कटता है, उस रोड पर उसकी गाड़ी खड़ी है एंड उसमें से बहुत सारा धुआं बाहर निकल रहा है। ग्रैहम भागते भागते अपनी गाड़ी के पास गया, गाड़ी के चारों तरफ देखने लगा कि आग कैसे लगी। गाड़ी को छोड़कर उसने तब राइट साइड में देखा जहां उसकी पत्नी पड़ी हुई थी उल्टी एंड उसके पीछे से कुल्हे, उसकी कमर एंड उसके पैर बुरे तरीके से उसमें से मांस के लोथड़े बाहर आए हुए थे, उसके कपड़े सारे जले हुए थे एंड उसकी पत्नी बिल्कुल भी होश में नहीं थी। ग्रैहम ने जाकर सबसे पहले अपनी पत्नी को संभाला, उसको जगाने की कोशिश करी, वो अभी बिल्कुल भी होश में नहीं थी। ग्रैहम बार बार उसके मुंह के ऊपर हाथ लगा लगा कर उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। तब उसने चिल्लाया उन दोनों को कि सबसे पहले पुलिस वालों को फोन करो, एम्बुलेंस वालों को फोन करो, इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तकरीबन 20 मिनटों बाद पुलिस वालों की गाड़ियों के साथ साथ एम्बुलेंस चाव चाव करते हुए इस क्राइम सीन के ऊपर पहुंची, इस एक्सीडेंट सीन के ऊपर पहुंची एंड सबसे पहले पैरामेडिक्स वालों ने ग्रैहम की पत्नी को उठाया, स्ट्रेचर के ऊपर लेटाया, उसको एम्बुलेंस में लोड कर रहे थे जबकि पुलिस वाले अभी ग्रैहम के सामने खड़े थे। बेशक ग्रैहम की पत्नी मार्गरेट उसको एम्बुलेंस में लोड करके हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जा चुका था, लेकिन ग्रैहम वो अभी हॉस्पिटल नहीं जा सकता क्योंकि उसके सामने खड़े पुलिस वाले उसे कुछ सवाल जवाब करने वाले थे जिसके लिए उसको यहीं रुकना था। और सवाल सबसे बड़ा ये था कि बॉम्ब कहां से आया। असल में जिस गाड़ी के अंदर मार्गरेट बैठी हुई थी उसके सीट के नीचे, उनमें से जो पीछे 4-5 सीट थी उनमें से किसी एक सीट के नीचे एक बहुत ही बड़ा हैवी बॉम्ब रखा हुआ था एंड वही डेटोनेट हुआ था, उसी का धमाका था जिसकी वजह से ग्रैहम की पत्नी मार्गरेट का ये हाल हुआ था। उसको भयंकर चोटें लगी थी, लेकिन सरप्राइजिंगली, अमेजिंगली
वो अभी भी जिंदा थी, उसको भयंकर चोटें तो थी लेकिन फिर भी डॉक्टर्स उसका इलाज अब करने वाले थे। और अभी बॉम्ब स्क्वाड भी मौके पर पहुंच चुकी थी। ना सिर्फ बॉम्ब स्क्वाड इस गाड़ी को छान रही थी बल्कि ग्रैहम की पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर बॉम्ब स्क्वाड वाले घूम रहे थे, उस कहीं देखने के लिए कहीं और कोई बम तो नहीं रखा हुआ ग्रैहम को मारने के लिए या फिर उसकी पत्नी को टारगेट करने के लिए। जबकि सामने खड़ा हुआ ग्रैहम, उससे पुलिस वाले एक स्टेटमेंट मांग रहे थे कि हाँ भाई बताइए चल क्या रहा है, बॉम्ब कहाँ से आया एंड कौन हो सकता है जो ये सब कुछ तुम्हारे साथ करेगा। पुलिस वालों को उसने कहा कि जनाब आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने आपको 2-3 बार पहले भी बताया है कि हमको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, अननोन बंदा है जो हमारे यहाँ लेटर्स भेजता है। एंड 10 दिन पहले तो हद हो गई थी, उसने एक बकरे का सिर काट कर हमारी फेंस के ऊपर रख दिया था। एंड जब मैंने उसका लेटर पढ़ा था तो उसके अंदर लिखा हुआ था यू नेक्स्ट। इस इंसिडेंट के अंदर, ये जो बॉम्ब वाला इंसिडेंट हुआ है इसके अंदर मेरी पत्नी के साथ ये सब कुछ हुआ है। हो सकता है ये बॉम्ब उसने मेरे लिए प्लांट किया हो, मैं उस गाड़ी में नहीं था लेकिन वो बॉम्ब डेटोनेट हो गया एंड मेरी पत्नी का ये हाल हुआ। मैंने आपको कितनी बार पहले भी शिकायत की थी लेकिन आपने आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। तब पुलिस वालों ने कहा कि और कुछ बताओ। ग्रैहम इस टाइम पर गुस्से से फूट चुका था। उसने कहा कि जनाब आप कैसी बात कर रहे हो, ये जो गाड़ी आप जो देख रहे हैं जिसके अंदर बॉम्ब फटा है, ये गाड़ी एक्चुअल में मेरी है, इसको नॉर्मली मैं ड्राइव करता हूं। आज मेरी पत्नी लेकर गई थी एंड ये बॉम्ब डेटोनेट हो गया। अगर उसके अंदर मैं बैठा होता तो क्लियरली उसमें मेरी जान जाना तय था। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हमको पहले ही धमकियां मिल रही हैं, आपने आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, किसी को भी पूछताछ के लिए उठाया नहीं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया एंड आप मुझसे ही आकर, जिसके ऊपर हमला हुआ है मुझसे ही आकर सारी एक्सप्लेनेशंस मांग रहे हो। ऐसा कैसे होगा? आप जाकर इन्वेस्टिगेट करिए, किसने सब कुछ किया है उसको गिरफ्तार करिए। तब पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारी गाड़ी ये आज क्यों लेके गई तुम्हारी पत्नी? उसकी पत्नी की तो खुद की गाड़ी है। तब उसने कहा कि मेरी पत्नी की गाड़ी आज सुबह सुबह स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि उसकी बैटरी काफी दिनों से वो स्टार्ट नहीं की थी, तो उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी, इसीलिए मैंने उसको अपनी चाबी दी थी एंड वो मेरी गाड़ी लेकर गई थी। अगर वो मेरी गाड़ी मैं लेकर जाता तो क्लियरली यहाँ पर मैं नहीं खड़ा होता, मेरी पत्नी खड़ी होती और उस हॉस्पिटल में मैं पड़ा होता। तो आप समझने की कोशिश करेगा, ये बॉम्ब मेरे लिए प्लांट किया गया था। अब ये सब कुछ बातें चली रही थी कि सामने से एक साइकिल की घंटी बजी एंड साइकिल वाला बहुत तेज तेज साइकिल चलाते हुए इस घर की तरफ आ रहा था। क्लियरली वो सामने से दिख रहा था कि ये एक पोस्टमैन है जिसके हाथ में एक बड़ा सारा बैग है, उसके अंदर काफी सारे लेटर्स मौजूद हैं एंड ये पोस्टमैन इस इंसिडेंट वाले पॉइंट पर पहुंचा जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था बॉम्ब वाला। इस पॉइंट पर पहुंचकर उसने अपनी साइकिल रोकी, पुलिस वाले भी उसको देख रहे हैं, ग्रैहम भी उसको देख रहा है एंड वो पोस्टमैन अपने बैग में से लेटर्स ढूंढने लग गया। पुलिस वालों ने पूछा ग्रैहम से कि अब ये किसके पास आया है। ग्रैहम ने कहा ऑब्वियसली ये मेरे पास ही आया होगा क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से तो इसका रूटीन बन चुका है मेरे लिए लेटर्स लेकर आना। आज भी ये कुछ लेटर्स लेके आया होगा मेरे लिए जिसके अंदर मेरे और मेरे परिवार के लिए जान से मारने की धमकी दी गई होगी। आप खुद देख लेना, और कोई तो हमको लेटर्स भेजता नहीं, ये यही कुछ लेकर आया होगा। एंड तब उस पोस्टमैन ने 4 लेटर्स अलग अलग निकाल कर पुलिस वालों के सामने ग्रैहम को दिए एंड ग्रैहम ने वो जो साइन करते हैं रिसीविंग स्लिप के ऊपर, उसके ऊपर साइन करके वापस पोस्टमैन को दी एंड पोस्टमैन वापस वहां से जा चुका था। तब बिना देखे उन लेटर्स को खोला भी नहीं ग्रैहम ने, पुलिस वालों को दिया, आप खुद खोल कर देख लीजिए, इनके अंदर कुछ ना कुछ धमकी लिखी मिलेगी। तब पुलिस वालों ने एक एक करके 4 लेटर्स को खोला एंड एक्चुअल में उसके अंदर पूरे इस ग्रैहम के फैमिली के लिए जान से मारने की धमकी थी, उनको गंदी गंदी गालियां दी हुई थी। ये कहा था कि अभी बॉम्ब फटा है, कल तुम्हारा पूरा घर फटेगा, आग लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, ऐसा ऐसा कुछ उसके अंदर लिखा हुआ था। इसके 15 दिनों बाद 24 अप्रैल 1984 के दिन दोपहर के टाइम पर ग्रैहम अपने घर से बाहर निकला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था। इतने पिछले दिनों से उसकी पत्नी अभी हॉस्पिटल के अंदर ही थी एंड उसको रिसेंटली ही छुट्टी मिली थी और मिरेकुलसली मार्गरेट वो उसने पूरे तरीके से रिकवरी करी। उसके काफ़ी सारी सर्जरीज वगैरह भी हुई, पीछे से कमर की, नीचे हिप्स की और पैरों की काफ़ी सारी सर्जरीज हुई, बहुत सारे टाँके भी आए एंड अपनी पत्नी का हालचाल जानकर ग्रैहम अपने घर से बाहर वॉक करने के लिए निकला क्योंकि उसको अभी ताज़ी हवा के अंदर सांस लेना था। बट बाहर निकलने के साथ साथ ग्रैहम एम्बुलेंस का भी वेट कर रहा था क्योंकि आज उसकी पत्नी की डॉक्टर के पास विजिट थी, कुछ और टाँके वगैरह थे जो रिन्यू करने थे या फिर उस टाइम पर उनको खोलना था। तो जल्दी एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस अंदर आकर मार्गरेट को उठाकर चली गई। ग्रैहम उसके साथ नहीं गया, वो बाद में आने वाला था हॉस्पिटल में। ग्रैहम के बच्चे जो पिछले इतने दिनों से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है घर के अंदर, कभी भी उनके ऊपर अटैक हो सकता है। ग्रैहम ने उनको स्पेशली मार्गरेट यानी कि अपनी पत्नी की माँ यानी कि ग्रैहम की सासू माँ के पास रहने के लिए भेज दिया ताकि बच्चे तो एटलीस्ट इन सब से दूर रहें। सो ग्रैहम अब घर पर अकेला, उसकी पत्नी जो कि अब एम्बुलेंस में लोड होकर वापस जा चुकी थी हॉस्पिटल में। ग्रैहम अभी भी बाहर अपने घर के घूम रहा था, वॉक कर रहा था। उसके माइंड में बहुत सारे सवाल थे, टेंशन थी और सवालों के तौर पर
सबसे बड़ा सवाल तो ये फार्म ही था जिसको वो इतने टाइम से संभालता आ रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको ये सब कुछ करना पड़ रहा था। उसको लगा कि ये फार्म ही है जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, कोई है मेरा दुश्मन जो इस फार्म की वजह से मुझे ख़त्म करना चाहता है, या तो वो इस फार्म को ख़त्म करना चाहता होगा या फिर मुझे मारना चाहता है ताकि ये फार्म मैं ना चला पाऊँ। जबकि पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे। बेशक उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी तक ग्रैहम को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। जिस टाइम पर बॉम्ब फटा था, मार्गरेट के साथ हादसा हुआ था, उस टाइम पर इस पूरी फैमिली की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पुलिस वालों ने अपने 2 कांस्टेबल इस घर के पास लगा दिए ताकि वो 24 घंटे इनके ऊपर निगरानी रखे। लेकिन अब 15 दिन बीत चुके थे, अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए 2-3 दिनों पहले ही पुलिस वाले भी वहां से जा चुके थे कि हाँ, ये फैमिली सेफ है, अब इनके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। जाते जाते वो पुलिस वाले ग्रैहम को एक पैनिक बटन देकर गए थे। एक डिवाइस सी होती है, जैसे हमारा मोबाइल फोन होता है ना, जैसे कि हम किसी भी इमरजेंसी के अंदर पुलिस वालों को फोन कर सकते हैं। अब वो फोन लगे या ना लगे वो मोबाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, बट एक पैनिक बटन एक सिक्योरिटी डिवाइस है। अगर उसके ऊपर लगा हुआ बटन दबा देंगे तो इंस्टेंटली पुलिस वालों के पास मैसेज चला जाएगा। जो भी आसपास पुलिस वालों की गाड़ी होगी वो तुरंत यहाँ पर पहुंच जाएगी मदद के लिए। सो वो पैनिक बटन अपनी जेब में डालकर ग्रैहम अभी बाहर देख रहा है, इस फार्म को बार बार घूर रहा है कि यार करे तो करे क्या आखिर। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था अपनी जिंदगी से। सोचते सोचते उसके माइंड में एक सवाल क्लिक हुआ कि यार आखिर कौन हो सकता है मेरा ऐसा दुश्मन जिसको पुलिस वाले भी नहीं पकड़ पा रहे। तब उसने अपने फार्म के राइट और लेफ्ट दोनों साइड में देखा कि कौन हो सकता है, क्योंकि उसके 2 दुश्मन तो साइड में ही थे, एक इस साइड वाला पड़ोसी, एक उस साइड वाला पड़ोसी। तो इन पड़ोसियों के ऊपर उसको शक हुआ कि यार कहीं ये पड़ोसी तो कांड नहीं कर रहे। वो पहले इस वाले पड़ोसी के बारे में सोच रहा है, कभी उस वाले पड़ोसी के बारे में सोच रहा है। एंड उसने फाइनली रियलाइज किया कि कॉलिन नाम का उसका जो पड़ोसी है, जो लेफ्ट साइड में उसके घर बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। एंड काफ़ी बार पहले भी ग्रैहम के उसके साथ लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। बेशक उन्होंने हाथापाई नहीं करी, लेकिन एक दूसरे को गालियाँ देना, एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस ऊंची आवाज़ में बातें करना या फिर एक दूसरे से खार खाना, ये बहुत आम सी बात थी इन दोनों के बीच में। ग्रैहम को अंदर ही अंदर विश्वास हो चुका था कि ये कॉलिन ही है जिसने सब कुछ किया है, क्योंकि इसको सारे रूटीन पता है मेरी, मैं कब किस टाइम पर कहाँ रहता हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी लाइन के पास है। कोई भी अगर ये कांड करेगा तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, मेरे साथ कुछ कर देगा तो कोई देखने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये तो पड़ोसी ही है, इसके ऊपर कौन ही शक करेगा। तब फाइनली बहुत सारी हिम्मत भर के ग्रैहम ने सोचा कि मैं जाकर कॉलिन से बात करता हूँ। बेशक ये दोनों आपस में बात करने लायक नहीं है एक दूसरे से, ये जब भी मिलते हैं आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन को समझाकर अपने दिल को दिलासा देने के लिए ग्रैहम उस कॉलिन के घर की तरफ जाने लगा, उससे बात करने के लिए। ग्रैहम ने जाते जाते सोच लिया था कि वो इसके बारे में कोई भी इल्जाम इसके ऊपर नहीं लगाएगा कि तुमने किया है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। ना ही वो बॉम्ब वाला टॉपिक जो वो इसके सामने बोलेगा, ताकि वो भी शांत रहे और ये भी शांत रहे, इन दोनों के बीच में कोई भी वायलेंस ना भड़के। इसलिए उसने सोचा कि बस वो अपनी प्रेजेंस जाकर उसको दिखाएगा कि हाँ, उसको शक है थोड़ा सा तेरे ऊपर और तू थोड़ा सा बच के रही हो। ऐसा कुछ वो प्लान था कि हाँ, बस उसके पास जाएगा, उससे हालचाल पूछेगा और इधर उधर की बातें करके और कुछ भी नहीं बोलेगा। वो बस उसके हाव भाव लेना चाह रहा था कि कॉलिन उसको देखकर कैसे रिएक्ट करता है। जल्दी ही ग्रैहम कॉलिन की प्रॉपर्टी में उसके ड्राइववे पर पहुंच चुका था, जहां से उसके घर का अंदर का रास्ता एंटर हो रहा था। एंड जैसे ही उसने ड्राइववे के ऊपर कदम रखा, सामने से उसने कॉलिन का मेन दरवाजा खुलता हुआ दिखा एंड अंदर से कॉलिन खुद बाहर आ रहा था। एंड जैसे कॉलिन ने सामने अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ग्रैहम को देखा तो कॉलिन भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। वो उसको देखकर वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन है, कौन ही दुश्मनों को देखकर खुश होगा। कॉलिन ने उसको सिरे से इग्नोर कर दिया, बट ग्रैहम उसको देख रहा है कि आखिर ये कर क्या रहा है। कॉलिन धीरे धीरे अपने ड्राइववे में चलते हुए आया एंड आपस में बिल्कुल एक छोटी सी हाय हेलो एंड कैसे हो, इस टाइप की बातें हुई। बहुत ही अजीब सी, बहुत ही छोटी सी बात। एंड ये सब बातें करके वापस ग्रैहम उस ड्राइववे से बाहर निकला, अपनी प्रॉपर्टी की तरफ जा चुका था। लेकिन रास्ते में उसको बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि ये बहुत ही वियर्ड सा बिहेव किया था इस कॉलिन ने उसके साथ कि यार देखो, चलो हमारे बीच में जो भी चल रहा है, लेकिन बच्चे परेशान हैं, उसकी वाइफ परेशान है, उसके बारे में तो एटलीस्ट पूछता। नहीं उसने बॉम्बिंग के बारे में पूछा, क्योंकि पता तो सबको था कि यहाँ क्या हुआ है, लेकिन ना ही उस कॉलिन ने बॉम्बिंग के बारे में पूछा, ना ही उसकी पत्नी की तबीयत कैसी है अभी उसके बारे में पूछा, बच्चों को कुछ जरूरत तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा उसने। ग्रैहम को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगी कि कहीं ये कॉलिन ही तो नहीं है जो सब कुछ करवा रहा हो, बट उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने उसको साइड में रखा एंड अपने घर में जा चुका था। इसके कुछ दिनों बाद 30 अप्रैल 1984 की रात को ग्रैहम अपने घर के अंदर बिल्कुल अकेला, ना उसके बच्चे उसके पास, ना उसकी पत्नी तो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर ही थी, उसको छुट्टी नहीं मिली थी अभी। ग्रैहम घर पर अकेला एंड अपने कमरे में अपनी स्टडी टेबल के ऊपर बैठकर उसने अपना नोटपैड खोला एंड अपना पेन हाथ में लेकर उसके ऊपर कुछ लिखने वाला था। उससे पहले वो सोच रहा था कि क्या लिखूं मैं इस पर। असल में ग्रैहम को लिखने का बहुत ज्यादा शौक एंड जब भी उसको टाइम मिलता, लगभग डेली वो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के वो कुछ ना कुछ जरूर लिखता, जैसे उसकी लाइफ में क्या चल रहा है या फिर उसके पिछले कुछ एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस या फिर वो पोइट्री वगैरह वो कुछ ना कुछ जरूर लिखता अपने इस नोटपैड में, बट आज उसे कुछ भी लिखा नहीं जा रहा। वो बहुत ज़्यादा इंटरनली परेशान है, उसकी पत्नी हॉस्पिटल में है, उसके बच्चे उसके पास नहीं है, वो पूरे फार्म के अंदर अकेला है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर उसका मन नहीं लग रहा। एंड तभी सोचते सोचते ग्रैहम को एक आवाज़ सुनाई दी और ये थी दरवाजे पर खटखटाहट की। कोई था जो उसके दरवाजे पर आया था एंड ये खटखटाहट सुनकर ग्रैहम बहुत ज़्यादा डर गया। पहली बात तो इस टाइम पर उसके पास कोई भी नहीं आता एंड दूसरी बात उसके घर गेस्ट आते ही नहीं हैं इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत ज़्यादा डर गया कि आखिर यहाँ कौन हो सकता है, पुलिस वाले हैं या फिर वो बंदा है जो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, जो उसको खत्म करना चाहता है। इस टाइम पर कौन आया होगा? बट खटखटाहट इतनी ज़्यादा तेज थी कि ग्रैहम ने और कुछ नहीं सोचा, वो सीधा मेन डोर की तरफ भागा कि देखने के लिए कौन आया है। वो तुरंत भागकर एंड जैसे ही वो मेन डोर पर पहुंचा आवाज़ उसको और ज़्यादा तेज से सुनाई दे रही थी खटखटाहट की। उसने हैंडल पकड़कर जैसे दरवाज़ा खोला एंड सामने की तरफ देखा कौन खड़ा है। इसको देखते ही दो चीज़ें एक साथ हुई। पहली चीज़, वो बहुत ज़्यादा शॉक के अंदर आ चुका था एंड दूसरी चीज़, उसने अपनी जेब के अंदर रखा हुआ पैनिक बटन वो बाहर निकालने की कोशिश करी ताकि वो उसको दबा सके एंड पुलिस वालों को यहाँ पर बुला सके। कुछ मिनटों बाद पुलिस वालों की कई गाड़ियाँ चाँव चाँव करते हुए इस फार्म के आसपास कलेक्ट हो चुकी थी। बहुत सारे पुलिस वाले उतरे, उन्होंने अपने हाथ के अंदर गन्स वगैरह संभाल रखी थी ताकि कुछ भी यहाँ दिक्कत हुए तो उसको कंट्रोल किया जा सके। धीरे धीरे रात के घने अंधेरे में सभी पुलिस वाले इस घर के मेन डोर पर पहुंचे एंड प्रीटी मच इमीडिएटली पुलिस वालों ने नोटिस कर लिया कि इस घर का मेन डोर खुला है एंड अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही। मेन पुलिस ऑफिसर्स उन्होंने बाहर से आवाज लगानी शुरू करी, हे ग्रैहम, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बताओ क्या हुआ है, तुमने पैनिक बटन दबाया है। बट अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। पुलिस वाले धीरे धीरे कर घर के अंदर घुसते गए एंड जैसे उन्होंने मेन डोर क्रॉस किया, अंदर घुसते ही हॉलवे में उनको एक लाश पड़ी हुई दिखाई दी। ये एक आदमी की लाश थी एंड उसकी छाती से बहुत सारा खून बाहर निकल रहा था। लेकिन जैसे ही टॉर्च मारकर पुलिस वालों ने देखा, ये बंदा ग्रैहम नहीं था, ये कोई और था। पुलिस वालों ने उसके मुंह पर आए हुए बालों को जब हटाकर देखा तो पुलिस वाले उसको पहचान भी चुके थे कि ये एक्चुअल में है कौन। ये ग्रैहम से भी बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ग्रैहम का पड़ोसी कॉलिन ही था, जिसके छाती में कई सारे बुलेट होल मौजूद थे एंड इनफैक्ट कॉलिन के हाथ में एक चाकू भी फंसा हुआ था जिसको वो लेकर नीचे पड़ा हुआ था। एंड ये सब कुछ अभी पुलिस वाले डाइजेस्ट कर ही रहे थे कि तभी उनको किचन से ऐसे सुबकने की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर बैठकर आहें भर रहा हो या फिर सिसक रहा हो अंदर बैठकर। एंड जब पुलिस वाले अंदर पहुंचे तो अंदर किचन फ्लोर पर उनको ग्रैहम छुपकर बैठा हुआ दिखाई दिया, जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब पुलिस वालों ने ग्रैहम को जाकर संभाला, उसको खड़ा करने की कोशिश करी तो उसे खड़ा नहीं हुआ गया। एंड जब उसने अपना मुंह पर उठाकर पुलिस वालों को देखा तो सबसे पहले पुलिस वाले उसे पीछे हटे, क्योंकि उसका पूरा मुंह, उसका गाल यहाँ से पूरा कटा हुआ था, अंदर का जबड़ा बाहर दिखाई दे रहा था। लिटरली वो अगर सांस लेता मुंह बंद करके तो उसको गाल से सांस आ सकती थी। इसके अलावा उसके पेट में कई जगह चाकू लगे हुए थे। पूरा का पूरा ग्रैहम ब्लीड कर रहा था, हेविली ब्लीड। जब पुलिस वालों ने इधर उधर टॉर्च मारकर देखी तो किचन के हर सामान पर खून लगा हुआ था। बाहर जो डाइनिंग टेबल रखा हुआ था उसके ऊपर इतना सारा खून। पुलिस वाले भी हैरान कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। पुलिस वालों ने ग्रैहम से पूछा कि बताओ क्या हुआ है, बेशक तुम्हारे अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा बॉडी में, लेकिन फिर भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉलिन ने शांति से डाइनिंग टेबल के कुर्सी के ऊपर बैठकर बताना शुरू किया, ब्लीडिंग मुंह से अपने, कि मैं आराम से अपने कमरे में बैठा हुआ था टेबल पर, तभी दरवाजा खटका एंड जैसे मैंने दरवाजा खोला सामने कॉलिन खड़ा था अपने हाथ में चाकू लेकर। एंड अंदर देखते ही उसने ग्रैहम को देखते ही बोलना शुरू कर दिया कि मैं ही हूं जो सब कुछ तुम्हारे साथ कर रहा हूं। मैंने ही तुम्हारी गाड़ी के अंदर बॉम्ब प्लांट किया था तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी बीवी के ऊपर अटैक हो गया वो, एंड अब मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं। ये बात सुनते ही मैंने अपना तुरंत पैनिक बटन दबा दिया, लेकिन अभी आप लोगों को आने में टाइम था, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए अंदर की तरफ भागा, लेकिन पीछे पीछे कॉलिन मेरे भाग चुका था। तब मैं अंदर गया, अपनी शॉटगन जो मैंने दीवार के ऊपर टांगी हुई थी वो शॉटगन उतारी एंड जैसे ही मैंने अपना एम किया सामने कॉलिन की तरफ, कॉलिन ने मेरे मुंह के ऊपर चाकू मारा, मेरे पेट के ऊपर चाकू मारा एंड अपने सेल्फ डिफेंस में मैंने अपनी शॉटगन फायर कर दी एंड वो फायर सीधा एंड वो गोलियां जाकर सीधा कॉलिन को लगी एंड उसकी शायद मौत भी हो चुकी होगी। पुलिस वालों ने तुरंत सबसे पहले तो ग्रैहम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, एम्बुलेंस उसको लेकर जा चुकी थी। पीछे से पुलिस वाले सारे क्राइम सीन की फोटोज क्लिक कर रहे थे। पूरा ये फार्म हाउस एक क्राइम सीन के अंदर बदल चुका था। टेप लगा दी गई थी चारों तरफ से। पुलिस वाले बाहर जो उनका जंगली एरिया था जिसके अंदर वो फसल वगैरह उगाते थे, वहाँ जाकर भी पुलिस वाले सारे सबूत कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है इस फार्म के अंदर। इसके अलावा पुलिस वालों ने कॉलिन की प्रॉपर्टी को भी चेक किया, उसके भी पूरे फार्म के अंदर घूमे एंड वहाँ से उनको वो एग्जैक्ट सेम पाइप मिला,
वही पाइप जिससे बॉम्ब बनाया गया था, जिसके अंदर वो बारूद भरकर गाड़ी के अंदर रखा गया था, वही सेम पाइप कॉलिन की प्रॉपर्टी से मिला। अब पुलिस वालों के सामने सब कुछ क्लियर हो चुका था कि ये बॉम्ब कॉलिन ने बनाया है एंड उसी ने प्लेस किया था। इसके बाद पुलिस वालों को और भी सबूत मिलते गए एंड इवेंचुअली जो भी सबूत मिलते जा रहे थे वो एक पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर रहे थे। ये केस अब पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट बन चुका था पुलिस वालों के लिए। उनके पास बहुत सारे सबूत आ चुके थे। पुलिस वालों के पास एक ऐसा सबूत आया, उनके हाथ लगा एंड जब उसको सर्च किया, उसको तरीके से देखा पुलिस वालों ने, वहां तक आते आते पुलिस वाले समझ चुके थे कि जो अब तक वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो उनको दिखाया गया था वो सब कुछ झूठ था, यहाँ बात कुछ और ही थी। असल में जो यहाँ पर हो रहा था, पुलिस वालों ने भी अपने करियर में कभी भी उसके बारे में इमेजिन नहीं किया था, कभी उसके बारे में सोचा तक नहीं था। जी हाँ, पुलिस को ये पता चला कि ग्रैहम खुद एक बहुत अच्छा राइटर है, इसको लिखना बहुत ज्यादा पसंद है, इसने काफी सारी स्टोरीज लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, बुक्स लिखी हैं और ये मोस्टली जो लिखावट करता है उसके बारे में जो भी आइडियाज होते हैं उनको पहले ही अपने नोटपैड में लिखता है। एंड उस दिन भी जिस दिन इसके साथ कॉलिन का झगड़ा हुआ था एंड कॉलिन उसमें मारा गया था, उस दिन भी ये कुछ नोटपैड पर लिख ही रहा था उससे पहले। एंड जो भी इसके साथ ये हो रहा था ये भी इसने खुद लिखा हुआ था अपने पहले से ही अपने नोटपैड के अंदर। जी हाँ, आप खुद सोच कर देखिए, वो लेटर्स जो भी जानलेवा लेटर्स इसको धमकियां मिल रही थी लेटर्स में आकर, वो सारे इसने खुद लिखे थे। इसने बकरे का सिर खुद काट कर फेंस के ऊपर टांगा, ये भी इसने खुद किया था। एंड इनफैक्ट वो बॉम्ब भी इसने खुद बनाया ताकि वो अपनी पत्नी को मार सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके पूरे फार्म के ऊपर इसने बहुत मोटा कर्जा ले रखा था। 5 सालों में जब इसके पिताजी की 5 सालों पहले जब इसके पिता की मौत हुई थी, उसके बाद ये फार्म कर्जे के अंदर डूबता गया। बहुत मोटा पैसा इसने मार्केट से उठा रखा था एंड क्योंकि उसको एक कर्जा चुकाना था इसलिए इसने अपनी पत्नी के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस लिया एंड उस पत्नी को ही बॉम्ब से मारकर उसका लाइफ इंश्योरेंस ये क्लेम करने वाला था। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, पुलिस वालों को भी कोई शक नहीं हुआ। इसने भी अपनी स्टोरी के अंदर यही लिखा था कि हाँ, मैं ये लेटर्स खुद को भेजूंगा ताकि पुलिस वाले उस किलर को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो मेरे तक ये लेटर्स भेज रहा है। सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा था, लेकिन गड़बड़ हुई उस बॉम्ब में। उस बॉम्ब को उसने पीछे वाली सीट के अंदर लगाया था, पीछे वाली सीट के नीचे, जबकि मार्गरेट उसकी पत्नी आगे बैठी हुई थी। एंड जब वो फटा तो सिर्फ चोटें लगी थी मार्गरेट को पीछे से। उसकी पत्नी उस बॉम्ब के हादसे में बच गई, उसकी मौत नहीं हुई। एंड इसके बाद ग्रैहम बहुत ज़्यादा पैनिक कर चुका था कि आखिर वो करे तो करे क्या, उसका तो पूरा प्लान चौपट हो गया। और इसी पैनिक में ग्रैहम ये सोचने लगा कि अब वो करे क्या, क्योंकि पुलिस वाले तो एक ना एक दिन बॉम्ब बनाने के जो तरीके हैं उस तक वो पहुंच जाएंगे कि कहाँ से किसने क्यों बनाया है ये बॉम्ब। और इवेंचुअली उसने अपने पड़ोसी कॉलिन को फंसाने के लिए वो बॉम्ब वाला पाइप उसने उसकी प्रॉपर्टी में फेंक दिया। एंड कॉलिन के साथ झगड़ा जो उसका पूरे गांव को पता था, पुलिस के आगे भी उसने यही बताया कि कॉलिन के साथ मेरा झगड़ा चल रहा है, आप इससे पूछताछ कीजिए, इसी ने सब कुछ किया होगा, ताकि सारा शक इस कॉलिन के ऊपर ही जाए। एंड अपने इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए अपने ही पड़ोसी जो इसका दुश्मन था कॉलिन, उसको अपने रात को घर बुलाया ताकि वो उसके साथ लड़ाई कर सके। कॉलिन जिसको कोई भी आइडिया नहीं था कि वो इसके घर जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी, यहाँ पर उसने उसको बुलाया एंड उसको सीधा अंदर आते ही शॉट्स उसके ऊपर फायर कर दिए। एंड उसकी जान लेने के बाद खुद के ऊपर भी उसने कुछ वार किए ताकि पुलिस वालों को लगे कि ये एक एक्सीडेंट था एंड उसने अपने आप को बचाने के लिए कॉलिन की हत्या करी है। कॉलिन के हाथ में एक चाकू पकड़ा दिया, खुद के हाथ में भी चाकू मार लिए, पेट में चाकू मार लिया, किसी को भी इसके ऊपर शक ना जाए। सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तब पुलिस को उसका वो नोटपैड मिला। एंड जब वो नोटपैड पुलिस वालों ने खोल कर देखा तो वो बिल्कुल खाली था, बिल्कुल खाली, उसके अंदर एक भी अक्षर नहीं लिखा हुआ। लेकिन वो होता है ना, जैसे हम कुछ लिखते हैं तो उसके इम्प्रिंट्स अगले पेज के ऊपर छप जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी छपे हुए थे। इस ग्रैहम ने कुछ ना कुछ लिखा था एंड उसके वो पेजेस को फाड़ कर डंप किया गया था, लेकिन वो नोटपैड के ऊपर अभी भी इम्प्रिंट्स बचे हुए थे। एंड जब उसके ऊपर हल्की हल्की पेंसिल चलाएंगे तो सारा उभर कर आता है ना, वही सारे लेटर्स जो उसने भेजे थे, उन सारे लेटर्स के इम्प्रिंट्स उस नोटपैड के ऊपर थे। एंड जब पुलिस वालों ने नोटपैड पर पेंसिल चलाई तो वो एग्जैक्ट सेम लेटर्स पुलिस वालों के सामने आ गए, जिसे पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये लेटर्स किसी और ने नहीं बल्कि ग्रैहम ने ही लिखे थे खुद के लिए। पुलिस वालों ने तुरंत ग्रैहम को हॉस्पिटल से ही गिरफ्तार कर लिया एंड उसके ऊपर सारे मर्डर चार्जेस, जो एक उसने मर्डर किया था अपने पड़ोसी कॉलिन का एंड साथ में अटेम्प्टेड मर्डर अपनी पत्नी का, ये चार्जेस उसके ऊपर साबित हुए। इवेंचुअली कोर्ट ने उसको 2 बार लाइफ सेंटेंसेस दी। 1984 में उसको गिरफ्तार कर लिया था, बट सिर्फ 10 साल जेल में रहने के बाद 1994 में इस ग्रैहम की हार्ट अटैक से जेल के अंदर ही मौत हो गई। एंड उसके बाद ये केस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था पूरी दुनिया में, ये देखने के लिए कि आखिर कोई किस तरीके से रच सकता है, कैसे एक हॉरर शो खुद का बना सकता है।
सच में बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल था। खैर, आप मुझे बताइए कि आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे आपके कमेंट्स नीचे चाहिए हैं, और आपको ऐसी ही कोई प्लॉट ट्विस्ट वाली स्टोरी पता हो तो उसके बारे में नीचे ज़रूर जिक्र करें। मुझे ऐसी ट्विस्ट वाली स्टोरी सुनाना और उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा, और अगर आप मुझे पर्सनली कुछ बताना चाहते हैं तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर ही मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है जिसके अंदर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज़ अपलोड करता हूँ। साथ ही मैंने वहाँ पर अपनी ऐसी ही स्टोरीज़ को रील्स फॉर्मेट में डाला है, तो आप वहाँ जाकर जरूर देखना। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट खुशी सिंह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।